डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल देख रहे थे। आज इसका लेक्चर 4 है एलिगेंट माइंड्स में। तो इस लेक्चर 4 में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया था और कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ था उस एक्सरसाइज का। तो जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन तो ये एक्सरसाइज हमारा 3.1 था। इसका कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था। अब यहाँ 4 तक हम लोग किए थे और समझ भी लिए थे। ये 5, 6 और 7 ये बचा हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं अभी। 5th नंबर क्वेश्चन को क्या है क्वेश्चन ये, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन का यहाँ पे बात किया जा रहा है। रेक्टेंगुलर गार्डन है, कैसा है? रेक्टेंगुलर, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लग रहा है और इसमें बहुत कुछ जानने के लिए, समझने के लिए है। तो इसको हम लोग बनाते हैं। उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम था, इसलिए इसको एक सेपरेट पेज में हम लोग बनाने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा, रेक्टेंगुलर गार्डन है, कैसा है? रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। और इस गार्डन का लेंथ है 4, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है, इज 36 सेंटीमीटर। ये 36 सेंटीमीटर क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन 36 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम रेक्टेंगुलर गार्डन ले लेते हैं, उसके बाद बनाने में आसानी होगा हमको। रेक्टेंगुलर गार्डन ले लेते हैं। चलिए ये हम गार्डन ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन। इसका क्या दिया हुआ है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज, यहाँ से पढ़िए, इज 36 सेंटीमीटर। मतलब क्या है? पहले इस बात को आप समझिए कि पेरीमीटर क्या होता है। आप जानते होंगे, जैसे ये कोई रेक्टेंगल है या रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका लेंथ जो होगा इसको एल से डिनोट करते हैं हम लोग, एल से डिनोट करते हैं इस लेंथ को। और इसका जो विड्थ होगा, जैसे ये जो पोर्शन है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मतलब क्या है, मेजरमेंट है, उसको विड्थ बोलते हैं इस रेक्टेंगल का। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एल प्लस बी, बी से डिनोट करते हैं। चलिए ठीक है, ब्रेथ भी बोलते हैं इसको, विड्थ भी बोलते हैं या ब्रेथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो लेंथ को हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं और ब्रेथ को बी से डिनोट कर रहे हैं। विड्थ और ब्रेथ दोनों सेम चीज़ है। अब पेरीमीटर का मीनिंग क्या है? पेरीमीटर का मीनिंग है कि इसका जो, जैसे अगर ये ए है, इसको डिनोट करें हम ए बी सी और डी से डिनोट करते हैं अगर हम इसके वर्टेक्स को। इसका पेरीमीटर क्या होता है ये आप जानते होंगे। पेरीमीटर किसी भी सरफेस का क्या होता है? टोटल लेंथ होता है, ठीक है। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? टोटल। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, टोटल आउटर लेंथ। जो भी इसका टोटल आउटर लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। इसको जब हम लोग ज्योमेट्री वाले सेक्शन में आएंगे तो और भी बहुत अच्छे से समझेंगे और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। अभी सिर्फ रेक्टेंगल के लिए देख रहे हैं हम। तो टोटल आउटर लेंथ अगर हमको इस रेक्टेंगल का देखना होगा तो क्या देखना होगा? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ,
फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, अगर हम सभी को ऐड कर दें तो हमको इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, और आप जानते होंगे रेक्टेंगल का अगर ये L है तो ये भी L होगा, अगर ये जो मेजरमेंट है L है तो ये भी L होगा, ये तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। और अगर ये B है तो ये भी B होगा। तो आप देखिए इसका पेरीमीटर क्या आ रहा है, हम अगर P से डिनोट करें पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल का, तो हम सभी को ऐड कर देते हैं। पेरीमीटर का मीनिंग ये होता है ना कि सभी आउटर लेंथ को ऐड कर देने से हमको पेरीमीटर मिल जाता है, चाहे वो रेक्टेंगल का हो, स्क्वायर का हो, ट्रायंगल का हो, या कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर का हो। अगर हमको पेरीमीटर उसका पता करना है तो हमको टोटल आउटर लेंथ को ऐड कर देंगे। तो इस रेक्टेंगल का टोटल आउटर लेंथ हम ऐड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। पहले इस लेंथ को ऐड करते हैं, तो ये लेंथ हमारा L है, प्लस फिर इस लेंथ को ऐड करते हैं हम, ये हमारा B है, ये B है, और फिर इस लेंथ को हम ऐड करते हैं, ये भी हमारा L है, फिर इस लेंथ को ऐड करते हैं, ये हमारा B है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि L और L दो बार ऐड हुआ है, तो 2L इसको लिख सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है। और B दो बार ऐड हुआ है तो इसको 2B लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी को अगर हम सिंपल अगर बनाना चाहें तो 2 कॉमन ले लें दोनों में, और L प्लस B अंदर में बचा रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल का जो होता है यही होता है। ये फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई भी फार्मूला अपने आप ड्राइव नहीं हुआ है, या किसी ने ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि हाँ ये फार्मूला यूज करना है तो भाई यही फार्मूला होगा पेरीमीटर का। ये एक लॉजिकली मैथमेटिकली ड्राइव होके आया है। ठीक है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 × L+B, ये हम समझ चुके हैं ये कहाँ से आया है फार्मूला। अब इसी फार्मूला का यूज करके हम क्या बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, और हमारा लीनियर इक्वेशन जो बनेगा उसमें वेरिएबल क्या क्या होगा, यही L और B होगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे डायमेंशन पूछा है, मतलब L और B पूछ रहा है आपसे, L और B का वैल्यू पूछ रहा है। और एक स्टेटमेंट और दिया हुआ है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो इन सभी इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे जिसमें वेरिएबल L और B होगा, और फिर उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, और सॉल्व करने के बाद जो L और B का वैल्यू आएगा वही इस रेक्टेंगुलर गार्डन का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर हम लोग समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वैल्यू पेरीमीटर का, पेरीमीटर क्या कितना दिया हुआ है, हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर कितना होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए ना। अगर हाफ ऑफ पेरीमीटर 36 मीटर है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर है, तो पेरीमीटर कितना होगा, इसका डबल होगा। तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 × 36, यही होना चाहिए। ये कितना आ रहा है मेरा, 72 मीटर आ रहा है। ये क्या आया, पेरीमीटर आया। ठीक है, अब जब ये पेरीमीटर आया है तो इससे हम देखिए पेरीमीटर इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला था, और हम देखे भी कि कैसे ये आया है फॉर्मूला। तो हम एक लीनियर इक्वेशन इससे फॉर्म कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। देखिए पेरीमीटर इक्वल टू क्या है, 2 × L+B इक्वल टू कितना है, पेरीमीटर है, और पेरीमीटर मेरा कितना निकल के आया है, 72 आया है। ठीक है, तो ये हम एक इक्वेशन फॉर्म कर लिए, बस इसी को रीअरेंज करेंगे। अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो L+B जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, 2, जब राइट हैंड साइड जाएगा तो 36 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम समझाने के लिए आपको यूज किए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला गया है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से।
तब इस स्टेटमेंट के हेल्प से हम बनाना चाह रहे हैं एक लीनियर इक्वेशन। दूसरा मतलब लेंथ ज़्यादा है विड्थ से या ब्रेथ से, तो लेंथ माइनस अगर हम ब्रेथ करें तो उस स्टेटमेंट से क्या निकल के आना चाहिए था, लेंथ 4 मीटर बड़ा है ना, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 4 आना चाहिए। ये हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इस दोनों लीनियर इक्वेशन का अगर हम सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एल और बी का हमको वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, और भी कुछ मेथड्स है जो कि हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग सिर्फ ग्राफिकल मेथड पढ़े हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है क्या, नहीं करना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, अच्छा डायमेंशन निकालना है हमको, तो ग्राफिकल मेथड ही अभी तक हम पढ़े हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड में दिक्कत क्या है ना आपको कि ये 36 है ना, तो ये बहुत बड़ा बड़ा आपको वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए फिलहाल अभी हम क्या कर दे रहे हैं ना, इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कि हम इस दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐड कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इस दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, तो ऐड करने पे क्या होगा, l प्लस एल 2l हो जाएगा। ठीक है, और b माइनस बी ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा ऐड होके, 36 प्लस 4 40 हो गया। अब यहाँ से l का वैल्यू एक निकल के आएगा हमारे पास, l इक्वल टू 20 आ गया, l इक्वल टू 20 आ गया। इस l का वैल्यू को इसमें हम पुट कर देंगे या इसमें किसी में भी पुट कर देंगे, तो हमारे पास b का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए l इक्वल टू जब 20 है तो b का वैल्यू कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। अब यही तो हमको निकालना था, डायमेंशन ही तो निकालना था, नहीं डायमेंशन ही निकालना था। और इसको अगर आप वेरीफाई करके देखना चाहते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ था तो करेगा ही वो, कुछ बहुत टफ नहीं है ये। तो यही हमारा डायमेंशन हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 20 और ब्रेथ हो जाएगा 16। अच्छा, यहाँ पे आप यूनिट लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। 20 मीटर लिखना है, क्योंकि आपको जो पेरीमीटर दिया गया था वो कितना दिया गया था, मीटर में दिया गया था, और ये 16 मीटर ऐसे आपको लिखना होगा। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसी में ये सॉल्व हो गया। ठीक है, 5th नंबर। अब 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs of formed is intersecting lines, parallel lines and coincident line। ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आइए इसको न्यू पेज में देखते हैं हम लोग। तो एक लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है जो कि है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आपको क्या बोला है कि write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs of formed is intersecting line। आपको इस इक्वेशन के हेल्प से आपको एक दूसरा इक्वेशन लिखना है, और वो इक्वेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर दोनों का हम ग्राफ बनाएं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन मिल जाए, फर्स्ट केस में। दूसरा केस में दोनों का ग्राफ जब बनाएं तो पैरेलल लाइन मिले हमको, और तीसरा केस में कोइंसिडेंट लाइन मिले। अच्छा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, कोइंसिडेंट लाइन को। हमारा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, हम जानते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन ही आता है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि आपको एक दूसरा इक्वेशन बताना है इसके हेल्प से, इस लीनियर इक्वेशन के हेल्प से, और
वो वो दूसरा जो इक्वेशन हो वो इसके उसका अगर ग्राफ बनाए तो कोइंसिडेंट हो जाए, ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करे। तो कोइंसिडेंट लाइन हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग कुछ ऐसा पढ़े थे कोइंसिडेंट लाइन कि जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाए तो एक का ग्राफ ये बना और फिर इसी पे दूसरे का भी ग्राफ बन गया। इसका मतलब क्या समझे थे हम लोग कि लाइन जो है कोइंसिडेंट है और सेम है। इक्वेशन जब सेम रहेगा तभी तो सेम ग्राफ बनेगा। दो डिफरेंट इक्वेशन का तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन जो बनेगा वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा इक्वेशन हमको चाहिए कोइंसिडेंट लाइन के लिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए वो हमको क्या करना होगा कि इसी इक्वेशन को लिखना होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा इसको हम डिफरेंट तरीका से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए हम लिख रहे हैं, इसका आंसर हम ये लिख रहे हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये हम लिख रहे हैं। और हम बोल रहे हैं क्या कि ये दोनों जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये हमको कोइंसिडेंट लाइंस देगा। अब हम ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, या अगर बोल रहे हैं तो किस क्या सोच के बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए जब हम क्या सोच रहे हैं कि जब इसका हम ग्राफ बनाएं फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का तो वो जो भी स्ट्रेट लाइन आएगा हमको दूसरा जो लीनियर इक्वेशन लिखना है उसका भी जो ग्राफ बनेगा वही सेम स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो जब लाइन सेम होगा तो इक्वेशन भी सेम होगा। लेकिन हम क्या कर दिए यहाँ पर, आप यहाँ गौर करिए क्या किए हैं कि बस इसको मल्टीप्लाई कर दिए हम 2 से, इस पूरा इक्वेशन को 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। और ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि बोथ साइड हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 4x हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6x हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 हो गया, इधर 0 हो गया। अब है तो ये दोनों एक ही इक्वेशन, और दोनों का जो ग्राफ आएगा वो सेम, लाइन जो आएगा वो सेम ही होगा, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा। लेकिन कहने के लिए दो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन हो गया, ठीक है। इक्वेशन दो डिफरेंट हो गया लेकिन दोनों का ग्राफ जो आएगा वो कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। समझ चुके हैं। आप यहाँ 2 के प्लेस पे आप 3 भी कर सकते हैं, 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी से भी मल्टीप्लाई करें हम एक डिफरेंट इक्वेशन मिलेगा लेकिन उसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम तो सेम मिलेगा दोनों लीनियर इक्वेशन का। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऐसा इक्वेशन हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम बस 2 से ही मल्टीप्लाई करके, हमको 2 वाला ज़्यादा सिंपल लगा इसलिए हम लिख दिए। तो इसका आंसर ये हो जाना चाहिए। अब अच्छा, अब आप याद करिए कोइंसिडेंट लाइन के केस में जो कोफिशिएंट के साथ हमारा रिलेशन आ रहा था वो कैसा था, वो कुछ इस प्रकार से था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ऐसा ही कुछ रिलेशन था ना कोइंसिडेंट लाइन के केस में, ऐसा ही था एकदम हूबहू। अरे देखिए वैसा ही हो रहा है, देख लीजिए 2/4 करेंगे तो हाफ आया, 3/6 करेंगे तो हाफ आया, ये भी हाफ आ रहा है, ये भी हाफ आ रहा है, और ये भी हाफ आ रहा है। तो ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हम इसको किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है लेकिन बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, और जो इक्वेशन मिलेगा वो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो कोइंसिडेंट लाइन आएगा, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसको हम मिटा के इसका दूसरा ये लिखने का प्रयास करते हैं, मिटा के। हाँ, अब हमको क्या चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए। तो याद करिए क्या था कोफिशिएंट का रिलेशन। जैसे अब हमको ये हमारा था ना इक्वेशन, ये तो हम थर्ड नंबर सॉल्व किए यहाँ पे, ये थर्ड नंबर सॉल्व किए। अब हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर सॉल्व कर रहे हैं, हम अलग अलग ऑर्डर में कर रहे हैं ताकि आपको समझा सकें अच्छे से। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कर रहे हैं हम, क्या है इक्वेशन हमारा 2x प्लस
3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और हमको एक दूसरा इक्वेशन लिखना है जो कि दोनों का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन आना चाहिए। ठीक है, तो हम वैसा भी बहुत सारा इक्वेशन लिख सकते हैं, हमको बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन किस केस में आता था, इंटरसेक्टिंग लाइन किस केस में आता था, जब ये कोई भी रेशियो इक्वल नहीं होता था तभी आता था ना। आप यहाँ देखिए, आपको हम रिवाइज करा देते हैं, हम पढ़ चुके हैं ऐसा। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बस हमको यही ध्यान में रख के लिख देना है इसका इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए हम इसका लिख रहे हैं, आप बताइएगा हमको हम सही लिख रहे हैं या क्या लिख रहे हैं। इसका 4x लिख दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो रेशियो डिफरेंट हो जाएगा। और सॉरी, हाँ लिख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, हम तो कोई भी लिख रहे हैं ना। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको चाहे तो आप सेम भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हम एक दूसरा इक्वेशन लिख दिए और हम बोल रहे हैं कि ये दोनों का जो ग्राफ आएगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। वेरीफाई कर लेते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या था, a1/a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा हो रहा होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। देख लीजिए ये क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है, नॉट इक्वल टू है। तो ये कंडीशन हमारा मैच हो रहा है ना, नॉट इक्वल टू 1/3। और अगर ये कंडीशन मैच हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो हम मेरा आंसर ये हो जाएगा। और ऐसा ऐसा आप बहुत सारा लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब बस एक ही बचा है पैरेलल लाइंस, इसको थर्ड को ही देख लेते हैं। नीचे में 2x + 3y - 8 हमारा है 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन है और हमको एक दूसरा इक्वेशन लिखना है जो कि इसके पैरेलल हो। तो पैरेलल के लिए आप कंडीशन याद क्या 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 था, कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यही कंडीशन था ना। अगर ये इक्वल हो जाएगा तब तो सेम ही लाइन हो जाएगा, और सेम लाइन हो गया तो कोइंसिडेंट हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट वाला इक्वल नहीं रहेगा तो उस केस में पैरेलल लाइन मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं ना, हम इस दोनों को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक को किसी एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4x, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा मेरा 6y। और इसको हम क्या कर रहे हैं ना, इसको हम किसी दूसरे या तीसरे से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 10 ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और हम बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन आया हमारा 2 ये फर्स्ट और 2 जो इक्वेशन आया है इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो पैरेलल लाइन मिलेगा। हम ये बोल रहे हैं, आप प्लॉट करके भी देख सकते हैं, पैरेलल लाइन ही मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कंडीशन मैच हो रहा है। क्या हो रहा है, a1/a2 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि 2/4 हाफ हो गया, इक्वल टू 3/6 ये भी हाफ हो गया, ये मैच हो गया। और c1/c2 क्या हो जाएगा आपका 8/10, ये मैच नहीं हो रहा है, हाफ हाफ के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन अगर मेरा सेटिस्फाई हो गया तो फिर ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है। मेरा कहने का मतलब यही था। और ये जो क्वेश्चन था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर। ये आपको बस सोचने पे ये बनेगा। और ये जो आप सोच रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे मिलेगा, पैरेलल लाइन कैसे मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइन कैसे मिलेगा, इसका आपको बहुत यूज होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में।